Hello friend, welcome to our YouTube channel The Dig Out Facts. Today we will analyze the Hindu paper for the 20th of April 2020. Today our first ever news is e-commerce firm can't supply non-essential goods से गवर्नमेंट ने जो बोला है जो कि 20th ऑफ अप्रैल से जो लॉकडाउन अपलिफ्ट किया गया है कुछ कंपनियों के लिए और कुछ रिलीफ देने के लिए ताकि इकोनॉमी को रोल बैक मिल सके। तो इसमें कुछ को एग्जेम्पशन दिया गया है बट नॉन एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई अब भी बंद रहेगी। अब नॉन एसेंशियल आइटम क्या होते हैं और एसेंशियल आइटम क्या होते हैं वो थोड़ा सा बता देते हैं। एसेंशियल आइटम लाइक मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल और जो पेरिशेबल आइटम भी बोला जाता है इनको, जो पेरिशेबल आइटम है तो उनकी सप्लाई चालू रहेगी और बाकी की सप्लाई बाद में रहेगी। और ये डिसीजन किसके एक्ट के तहत लिया गया है, इसमें ये लिखा है स्टेट हैव टू अडहेयर टू द गाइडलाइन इश्यूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है, इस न्यूज़ आर्टिकल में इतना ही था। फर्दर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में जान लेते हैं, जो कि ये एक एक्ट के तहत बना है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो इसका मेन पर्पज प्रोवाइड एफिशिएंट मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिजास्टर। और मोटा मोटी बात करें तो इसके 11 चैप्टर और 79 सेक्शंस हैं। अब इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि नेशनल लेवल पे क्या बोलते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको कौन कैसे ऑपरेट होता है। नेशनल लेवल को इसको एनडीएमए बोला जाता है, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोला जाता है। इसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। और स्टेट लेवल की बात करें तो एसडीएमए बोला जाता है, जो कि इसका चेयरमैन सीएम होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल सेम हायरार्की में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि डीएम इसका चेयरमैन होता है। अगर इनके सेक्शनों की बात करें, जैसे मैंने बताया कि इसमें 11 चैप्टर और 79 सेक्शन होते हैं, तो कौन से सेक्शन में किसका जिक्र किया गया है वो बता देता हूँ। नेशनल लेवल पे जो इसकी बॉडी है, इसमें सेक्शन 44 से 45 के बीच में इनका जिक्र किया गया। और स्टेट लेवल पे बात करें तो सेक्शन 28 में इसका जिक्र किया गया और सेक्शन 25 में डीडीएमए का जिक्र किया गया है। ये तो हो गया हमारा नेशनल डिजास्टर और वी कैन से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। ये थोड़ा सा स्टैटिक में इसलिए कवर करवा देता हूँ, जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसमें करंट के साथ में थोड़ा सा स्टैटिक भी कवर हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे न्यूज़ आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, कन्फ्यूजन ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्री आईसीएमआर फिगर। अब इसमें आज की न्यूज़ के बारे में बात करें तो न्यूज़ में बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर डाटा दे रहा है और आईसीएमआर डाटा दे रहा है, उन दोनों के डाटा में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। लाइक डाटा मिसमैच नहीं कर गया कि संडे को आईसीएमआर ने बताया कि 17,600 इन्फेक्टेड थे, बट एमएचए ने बताया कि 16,115। बट ये तो एक बहुत ज़्यादा ही गैप हो गया। तो ये तो थी करंट न्यूज़। अगर इसके स्टैटिक्स की बात करें तो आईसीएमआर, जो कि हमारा एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है, लाइक फर्स्ट डे से ही आईसीएमआर की न्यूज़ें आ रही है। तो आईसीएमआर के बारे में जान लेते हैं। आईसीएमआर है क्या? आईसीएमआर जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोला जाता है, जो कि 1911 में फर्स्ट एवर फाउंड की गई थी, जिसको आईआरएफए बोला जाता था, इंडियन रिसर्च फाइनेंशियल अथॉरिटी। बट लेटर ऑन 1949 में एक्ट पास किया गया, जो कि आईसीएमआर बोला जाने लगा। और अगर इसकी हेडक्वार्टर का बात करें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये काम करती है। अब इसके काम क्या है? ये एक अपेक्स बॉडी है मेडिकल में। क्या करता है ये? मेडिकल फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करता है।
और फर्दर आगे बात करें तो 26 इसकी नेशनल वाइड इंस्टीट्यूट्स हैं सॉरी, जो कि काम करती हैं, इसमें रिसर्च करती है ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, डायरिया, कालाजार, एड्स, लेप्रोसी, ऐसी जो घातक बीमारियां हैं उन पे रिसर्च का ये काम करती है। आई थिंक ICMR के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे। और होप, इसी होप से हम लाइक कोविड-19 के करके तो बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आ रही हैं, बट स्टैटिक को कवर करवा के और बिटवीन द लाइन हम न्यूज़ लेके आ रहे हैं। तो हमारा एक अच्छा वेंचर है ताकि आप लोगों को लॉकडाउन में भी अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। अगले न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं PM केयर एक वन डे टाइप क्वेश्चन, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि PM केयर क्या होता है, या PM केयर की फुल फॉर्म नाम बताओ। तो PM केयर पहले भी बताया, जो कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से याद हो गया होगा, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बड़े श्योरिटी और पॉजिटिवली इसको अटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट इस न्यूज़ में बात करें तो लॉकडाउन कैन नॉट बी द ओनली स्ट्रेटजी। इसमें बोला है कि लॉकडाउन एक ऐसा कि अकेला ही ऐसा नहीं है हथियार की जो कि फाइट कर सके कोरोना वायरस से। इसमें एक डाटा दिया गया, पहले न्यूज़ आइटम के बारे में बात कर लेते आइटम। इसने बोला है कि जो सार्स और मेर्स, जो कि अर्लियर पेंडेमिक थी, जो कि सार्स फैला था 2002 में और मर्स फैला था 2009 में। सार्स का फुल फॉर्म भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द सार्स, SARS, और SARS स्टैंड फॉर SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है, जो कि 2002 में अर्लियर ये पेंडेमिक हैपन हुआ था। और मर्स की बात करें तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है, जो 2009 में ये पेंडेमिक हुआ था। अब इसमें ऑथर ने बोला है कि लॉकडाउन हेल्प नहीं कर सकता है, तो लॉकडाउन भी अगर किया गया तो लॉजिकली किया गया होगा। ये न्यूज़ आइटम में नहीं दिया, मैंने गूगल से और अपना एक्स्ट्रा एफर्ट करके कहीं से निकाल के लेके आया हूँ। इसका एक लॉजिक होता है लॉकडाउन करने का, क्योंकि जो सार्स का जो कोरोना वायरस जो कि CoV-2 है सार्स CoV-2 है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जो 1 to 14 डेज होता है। लाइक इंक्यूबेशन होता है सिटिंग ऑन एग फॉर हैचिंग पर्पज, लाइक अंडों को सेना जिसको बोलते हैं ना, तो वो है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो इस 14 डेज का और इसलिए रखा गया था ताकि इसमें सिम्टम्स हैं जो कैचिंग अप द वायरस एंड बिगिनिंग ऑफ सिम्टम्स डिजीज ईजिली से पता हो सके। तो इसलिए एक लॉजिकली ही लगाया गया है ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, और 14 और 21 डेज का, ताकि इस वायरस का अच्छे से पता चल सके। आज के एडिटोरियल सेक्शन में अगर बात करें तो एडिटोरियल सेक्शन में ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है। इसमें हेडिंग ए सॉर्ट ऑफ होप विद ए गेम चेंजिंग वैक्सीन। इसमें एक सोशल वैक्सीन की बात की गई है, जैसे बोला कि लॉकडाउन और HCQL मतलब हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं काम कर सकते, बट एक सोशल वैक्सीन की काम करने की ज़रूरत है। इसमें सोशल वैक्सीन क्या होता है, इसमें ऑथर ने बताया है कि ए सोशल वैक्सीन इज ए मेटाफोर फॉर ए सीरीज ऑफ social and behavior measure that government can use to raise public consciousness about unhealthy situation through social mobilization। सॉरी, इसमें लाइक सोशल मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सोशल वैक्सीन का पता है कि सोशल वैक्सीन जो कि पीपल्स और सोसाइटी को अवेयर करवाना है हाइजीन्स के प्रति, और उनको बताना, डिसेमिनेट करना है इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे लिखा भी है डिसेमिनेट एंड अपटेक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ताकि हर्ड इम्यूनिटी बनी रहे। इसमें युगांडा और थाईलैंड का एग्जाम्पल दिया है। ऑथर ने बोला है कि जब 1995 में HIV आउटब्रेक हुआ तो इनमें सोशल वैक्सीन ने ही काम किया था। अब
आज के कोरोना वायरस को HIV से कंपेयर किया है ऑथर ने। उन्होंने बोला है कि HIV जो कि एक जूनोटिक था, जूनोटिक के बारे में बता देता हूँ, जो एनिमल से मैंस में जो भी बीमारी फैलती है उसको जूनोटिक बीमारी कहते हैं। और HIV जो कि चिंपांजी से मंकी में फैली थी और मंकी से ह्यूमंस में आ गई, जो कि सबसे पहले अफ्रीका में 1920 में इसका पता लगाया गया था। और जो कि 1981 में भी एक एपिडेमिक HIV बन गया था। एपिडेमिक इसलिए बोला जाता है कि जिसका कोई इलाज ना हो और ट्रेसेबिलिटी ना हो और इन्फेक्शन का कारण ही ना पता लगे, तो उसको एपिडेमिक बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि HIV एड्स को भी कंट्रोल कर लिया गया था, किसके ज़रिए, सोशल वैक्सीन के ज़रिए, कि लोगों को अवेयर कराया गया था। और लाइक आज के टाइम में अगर मास्क बना रहे हैं तो उस टाइम में भी मास्क लाइक कंडोम बनाया गया था। तो ऐसे ही कंपेयर किया गया है एड्स से। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बोला भी है कि दिस इज स्टिल नो बायोमेडिकल वैक्सीन फॉर HIV एड्स कंसीडरिंग द लिमिट एफिकेसी एंड अपडेट फॉर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। मतलब अभी तक HIV एड्स का भी कोई वैक्सीन नहीं बनाया है, बट हम सोशल वैक्सीन के जरिए इससे को कर्ब करने में हेल्प मिली है। ऐसे ही पेंडेमिक जो कि अभी कोरोना वायरस बना हुआ है, इसको भी कर्ब किया जा सकता है। आई थिंक आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस आर्टिकल में। अब आगे बात करें, कोट इन द हाइटन्ड आर्क ऑफ कम्युनल पोलेमिक्स। इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है, बस इसमें ये बताया गया है जो कि तबलीगी जमात के बारे में बताया गया। हमने तबलीगी जमात या किसी भी किसी भी धर्म के प्रति कुछ नहीं बोलना है, बट हमें तो एज ए एस्पायरेंट, जॉब एस्पायरेंट, हमें अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है और अपना स्टडी मटेरियल से ही कनेक्ट रहना है। अब तबलीगी जमात कब फाउंड की गई और रिसेंटली न्यूज़ कब फाउंड की गई, ये क्वेश्चन बन सकता है करंट का। तो ये फाउंड की गई 1926 ब्रिटिश इंडिया में बाय मौलाना मोहम्मद इलियास खांडलावी द्वारा ये की गई थी। अब कोई भी धर्म बुरा या छोटा या बड़ा नहीं होता, बट जैसे कि अभी तबलीगी जमात के जो चीफ थे और मौलाना थे, उन्होंने बोला था कि आओ और आप नमाज पढ़ो तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। साइंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता आज के टाइम में। कोरोना वायरस कोई धर्म, जात, कास्ट, क्रीड देख के नहीं आता है, वो किसी को भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और आप लोगों के एग्जाम्पल सामने है कि आज इंडिया केस है, वो तबलीगी जमात के कारण ही है। बट ये ऑथर का व्यू है, इसमें हमारा कोई। और नेक्स्ट दो आर्टिकल, इकोनॉमी इन लॉकडाउन, जो कि पहले ही बताया गया है कि इकोनॉमिक कैसे अफेक्टेड हुई है, और फोकस ऑन द कर्व, कैसे इसको कर्व किया जा सकता है, जो कि कल के आर्टिकल में बताया था कि केरला ने कैसे इसको कर्व किया है। तो यही आर्टिकल है ना। अब आगे एडिटोरियल की बात करते हैं। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू पॉलिटिकल फील्ड इन JK, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और नो डिसेंट नो डेमोक्रेसी, ये भी एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसमें भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे न्यूज़ आइटम की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि 8 नंबर पेज है। इस पे क्या न्यूज़ है? इसमें न्यूज़ है एड्रेसिज करतारपुर डैमेज। आज की करंट ये है कि करतारपुर जो गुरुद्वारा साहिब था, उसका जो डोम है वो गिर गया था। तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि इस मामले को जांचे कि इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट का हाथ तो नहीं है। बट हम अभी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जान लें। करतारपुर कॉरिडोर एक्चुअली है क्या? करतारपुर कॉरिडोर जो कि 4.07 किलोमीटर का एक रोड बनाया गया है बिटवीन करतारपुर जो कि पाकिस्तान में है और इंडिया गुरदासपुर जो कि इंडिया में है। और जो गुरु नानक ननकाना साहिब भी बोला जाता है इसको, जो कि रावी नदी के किनारे है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था? जी बिल्कुल नहीं, ये उससे पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा फर्स्ट टाइम ये खोला गया था, जो कि लाहौर बस सेवा
के द्वारा इसमें एसेस कर पाते थे जितने भी अपने सिख डिवोटी हैं। और रिसेंटली ये 9 नवंबर 2019 में इसको रीओपन किया गया था, जो कि 550 बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी, जो कि सिख के पहले गुरु जी थे। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। अब यहाँ पे कोरोना वायरस का इम्पैक्ट और देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वीडियो मोड से कॉन्फ्रेंसिंग और लाइक जो भी केसों की सुनवाई है वो शुरू कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ आइटम क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है प्रिवेंटिंग फूड शॉर्टेज इज हाई प्रायोरिटी फॉर साउथ एशिया। इसमें ये तो आया ही है कि लाइक लाइफ के साथ में लाइवलीहुड भी बचाना है, ये कंसेप्ट तो आया ही है निकल के। बट इसमें वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया था कि जो कि ग्रोथ एशिया की 6.3% से ग्रोथ हो रही थी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, ये बैडली इफेक्ट हुई है, जो कि 1.8% से 2.8% अभी रहने का अनुमान है। मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के कारण जो कि एशिया या साउथ एशिया की जो ग्रोथ थी वो कैसे हुई, या कि तो आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो कि 6.3% से जो चल वो ड्यूरिंग पेंडेमिक 1.8% से 2.8% तक रही। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। इस्लामोफोबिया इज राइजिंग इन इंडिया, OIC। अब हमें इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें तो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना है कि OIC क्या है। OIC के बता देते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री बोला जाता है, जो कि 25 सितंबर 1969 में बना था। ये UN के बाद में सेकंड लार्जेस्ट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। UN में 194 मेंबर हैं और OIC की बात करें तो इसमें 57 कंट्री मेंबर हैं। इसमें इसका हेड क्वार्टर सऊदी अरबिया में एक जिद्दा नाम का प्लेस है, उस पे इसका हेड क्वार्टर है। और लैंग्वेज की बात करें तो ये अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच 3 लैंग्वेज में ये इसका कोरोस्पोंडेंस होता है, और जो कि इसके कार्यकाल की भाषा है यही है। ना आगे फर्दर बात कर लेते हैं इसका गोल क्या है, ये इस्टेब्लिश क्यों किया गया। इसका गोल है टू प्रिजर्व इस्लामिक सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू एंड बिल्ड अप सॉलिडरिटी अमोंग द मेंबर स्टेट। मतलब जितने भी मेंबर स्टेट है उसमें एक एकता बना के रखनी है और उनके इस्लामिक अधिकारों की रक्षा करना ही इसका मुख्य कार्य है। अब इसमें मेंबर स्टेट में अगर बात करें तो रशिया और थाईलैंड, जो कि एक ऑब्जर्वर स्टेट है, वो ना तो मेंबर है वो मेंबर नहीं है, बट रशिया और थाईलैंड ऑब्जर्वर स्टेट है। अब इंडिया के बारे में भी आ सकता है कि इंडिया इज मेंबर ऑफ OIC। जी बिल्कुल नहीं है, इंडिया OIC का मेंबर नहीं है और ना ही ऑब्जर्वर स्टेट में है। तो आई थिंक OIC के ऊपर अब कोई भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको अच्छे से डील कर पाओगे। अगर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आइटम है। आगे ये बताया गया है कि चाइना शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रम्प ने जो बोला था कि चाइना ने ही, यहाँ पे ये दोनों ही, जो कोरोना वायरस डिड नॉट कम फ्रॉम US, वुहान लैब ने बोला है, और जबकि ट्रम्प बोल रहे हैं कि ये चाइना ने ही फैलाया है। इस न्यूज़ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बोला द वायरस वाज प्रोबेबली फर्स्ट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस एट ए वुहान मार्केट वेयर एक्जोटिक एनिमल वर स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू चाइनीज साइंटिस्ट। चाइनीज साइंटिस्ट ने बोला था कि जो पानी वाले जानवर थे जो वहाँ पे उनको स्लॉटर्ड किए गए थे उनसे फैला है। बट ट्रम्प बोल रहा है कि जो कि वुहान में वायरोलॉजी थी, जो कि एक सीक्रेट वायरोलॉजी थी, वहाँ से ये लीक हुआ है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है, P4 लेबोरेटरी है वुहान में वायरोलॉजी की, ये भी पूछा जा सकता है कि वुहान में कौन सी लेबोरेटरी है। तो ये दोनों आर्टिकल यही है। यहाँ पे ट्रम्प ने बोला है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड दैट नोइंगली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19
पेंडेमिक। चाइना को इसने दोषी ठहराया और उसने ये बोला भी है कि चाइना विल फेस फॉर दिस नोइंगली मिस्टेक। अब देखते हैं चाइना का क्या होता है, क्योंकि ईरान को भी यूएसए ने जब धमकी दी थी तो ईरान को भी काफ़ी नुकसान किया था। अब देखते हैं क्या रहता है। इसमें एक बात करते हैं न्यूज़ में, एक पैरेलल पेंडेमिक। इसमें बताया गया है कि एक पेंडेमिक जो कि कोविड-19 की चल रही है, तो लोग घरों में लॉकडाउन है। दूसरी पेंडेमिक जो कि डोमेस्टिक की चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और हमारे सोसाइटी का माइंड सेटअप इससे पता लगता है। अपना सोसाइटी का मादी नहीं है, इंक्रीज हुए हैं। लाइक जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो इंक्रीज हुए हैं। एक अच्छी खबर तो नहीं कहूँगा, एक 2-3 दिन पहले न्यूज़ भी आई थी 83% डाउन इन रेप केसेज, जो कि 83% नहीं होने चाहिए थे, जो कि 100% होने चाहिए थी। और किसी ने मेरे चैनल पे क्वेश्चन भी किया था कि जब सब कुछ है तो 83% कैसे है। तो मैंने उनको बताया भी था कि माइट भी जो कि हॉस्पिटल वर्कर है और पुलिस फोर्सेस है जो कि काम कर रही है, उनमें से भी मतलब दे में गेट वो शिकार हो सकते हैं इस चीज़ का। बट ये हमारे सोशली माइंडसेट का बिल्कुल भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अच्छी खबर नहीं थी। लास्ट पेज पे आई थिंक, यस देयर इट इज़। यहाँ पे लास्ट पेज पे एक फैक्चुअल न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है कि चिल्का लेक कहाँ है और ये क्यों फेमस है। चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है और जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून बोला जाता है, इसलिए फेमस है। तो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।